हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रैक्टिशनर लीगल। आई एम शुभ्रा सक्सेना और आज हम देखेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे क्या होती है सीपीसी और इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसमें क्या-क्या मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं और इसी के साथ-साथ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। ये जानने से पहले कि सीपीसी क्या होती है, हमें पता होना चाहिए लॉ जो है वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकंड इज प्रोसीजर लॉ। तो जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो राइट और लायबिलिटीज ऑफ पार्टी को प्रोवाइड करते हैं, वेयर एज जो प्रोसीजर लॉ होते हैं वो इन राइट और लायबिलिटीज को कैसे इन्फोर्स किया जाए ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी जो है वो एक प्रोसीजर लॉ है क्योंकि ये सिविल राइट को इन्फोर्स करने का प्रोसेस प्रोवाइड करती है। The Code of Civil Procedure 1908 is a procedural law in India that governs the process for civil litigation in Indian Code. सीपीसी जो है वो एक प्रोसीजर लॉ है क्योंकि वो पूरे इंडिया में सिविल लिटिगेशन को गवर्न करने का प्रोसेस प्रोवाइड करती है। इसका जो इनैक्टमेंट डेट है वो 21 मार्च 1908 है और ये 1 जनवरी 1909 से इन्फोर्स की गई है। ये एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 है। तो इसका मतलब ये 1908 में पास किया जाने वाला फिफ्थ एक्ट था। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीपीसी? To consolidate and clarify the laws relating to the procedure of civil code. तो 1908 से पहले काफी सारे डिफरेंट सिविल प्रोसीजर हुआ करते थे, तो इसीलिए उन सबको कंसोलिडेट करने के लिए ताकि पूरी इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर हो सके, इसीलिए सीपीसी को इन्फोर्स किया गया था। नाउ सीपीसी डज नॉट हैव एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन से सीपीसी लागू हुई है वो उसके पहले के केसेस पे अप्लाई नहीं होगी। ये बात ऑनरेबल कोर्ट ने महादेव प्रसाद सिंह वर्सेस रामलोचन के केस में बोला था। नाउ अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें सीपीसी के, तो सीपीसी में 11 पार्ट्स हैं और जिसके अंदर 158 सेक्शन दिए गए हैं और इसमें 51 ऑर्डर है जिसके अंदर काफी सारे रूल्स दिए गए हैं। और अगर इसके सबसे बड़े ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 21 जो है वो सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि एग्जीक्यूशन को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर टोटल 106 रूल्स दिए गए हैं। अगर अमेंडमेंट की बात करें तो जो सेक्शन वाला पार्ट है उसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड कर सकती है, वेयर एज जो ऑर्डर वाला पार्ट है उसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तो अमेंड कर ही सकती है, इसी के साथ साथ स्टेट हाईकोर्ट भी अमेंड कर सकता है। ये बात सेक्शन 122 ऑफ सीपीसी खुद प्रोवाइड करता है। तो ये कहता है कि हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो सीपीसी से रिलेटेड रूल बना सकती है। अब हम लोग सीपीसी के मेजर अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। वैसे तो सीपीसी में काफी सारे अमेंडमेंट किए गए हैं मगर ये 4 अमेंडमेंट जो है ये बहुत ही मेजर वन है। फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो ये जो अमेंडमेंट लाया गया था ये प्रोसीजर डिले को कम करने के लिए किया गया था। इसका मेन मोटिव यही था कि जो सिविल मैटर है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनका जो प्रोसीजर डिले है उसको कम किया जा सके। नाउ द अमेंडमेंट ऑफ 1999, तो ये जो है वो सेक्शन 89 को प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 89 जो है वो एडीआर मैकेनिज्म की बात करता है। ये सेक्शन कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पार्टीज को एडीआर मैकेनिज्म के लिए रिफर कर सकती है। कौन-कौन से एडीआर मैकेनिज्म ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन और अदर जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत। नाउ अगर हम अमेंडमेंट 2002 की बात करें, ये जो है वो सेक्शन 100 ए और 102 को प्रोवाइड करता है। जो सेक्शन 100 ए जो है वो ऐसी डिग्री प्रोवाइड करता है जिनकी फर्स्ट अपील नहीं की जा सकती, और सेक्शन 102 ऐसी डिग्री प्रोवाइड करता है जिनकी सेकंड अपील नहीं की जा सकती। तो जो मेन मोटिव था इस अमेंडमेंट का वो ये था कि जो पेंडेंसी ऑफ केस है वो कम किया जा सके और जो फाइनल जजमेंट है वो जल्दी आ पाए। नाउ अमेंडमेंट ऑफ 2025, ये जो है वो कमर्शियल कोर्ट को इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में। तो इससे पहले क्या होता था, 2015 के अमेंडमेंट से पहले जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट थे वो सारे सिविल कोर्ट के पास जाते थे, बट अमेंडमेंट ऑफ 2015 के बाद कमर्शियल कोर्ट अलग से एस्टेब्लिश किया गया जिससे जितने भी कमर्शियल मैटर थे वो अब इस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट में जाने लगे।
अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी। तो जो सेक्शन 1 है सीपीसी का वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है और कमेंसमेंट जो है इसकी वो 1 जनवरी 1909 से ये कमेंस हुआ है। और एक्सटेंड की बात करें तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। तो जो सीपीसी जो है वो होल टेरिटरी ऑफ इंडिया में लागू होती है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। इसके अलावा सीपीसी जो है वो 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई नहीं होती थी, बट आफ्टर द एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लगी। इसके आगे इसी सेक्शन का प्रोवाइजो प्रोवाइड करता है द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट extend the provisions of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal area। तो ये प्रोवाइजो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि अगर वो चाहे तो पूरी सीपीसी या उसके कुछ प्रोविजन को अपने स्टेट में और ऐसे सच ट्राइबल एरियाज में लागू कर सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ट्राइबल एरिया को एक्सप्लेन करता है। तो एज पर दिस एक्सप्लेनेशन tribal areas mean the territories which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal area of Assam as referred to the paragraph 20 of the sixth schedule of the constitution। So as per this explanation ऐसे ट्राइबल एरिया जो 21 जनवरी 1972 से पहले इंक्लूड किए गए थे पैराग्राफ 20 ऑफ सिक्स शेड्यूल में उसको हम लोग ट्राइबल एरिया मानेंगे। इसके बाद नाउ सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी ये एक डेफिनेशन क्लॉज है। सो इसका क्लॉज 1 जो है वो प्रोवाइड करता है डेफिनेशन ऑफ कोड। सो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कोड जो होता है वो स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रिटन लॉ होता है, बट एज पर द सीपीसी कहता है कि द कोड इंक्लूड द कोड एंड द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर इट। सो सारे ऐसे रूल्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं और उसके अंदर बनाए गए हैं उनको हम कोड बोलेंगे। अगर इसकी सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है डिक्री की। तो जब भी कोई दो पार्टी किसी सिविल मैटर के लिए कोर्ट के पास जाती है तो कोर्ट का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होता है जो कि पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करता है उसे हम डिक्री बोलते हैं। तो एज पर द डेफिनेशन डिक्री इज अ फॉर्मल एडजुडिकेशन दैट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज। इट शैल आल्सो इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेन। सो रिजेक्शन ऑफ प्लेन को भी डिक्री बोला गया है। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज डिक्री होल्डर। तो जब भी कोई कोर्ट डिक्री पास करता है तो डिक्री किसी एक पर्सन के फेवर में होती है और किसी एक पर्सन के अगेंस्ट में होती है। तो जिस पर्सन के फेवर में डिक्री पास की गई है उसे हम डिक्री होल्डर बोलते हैं। सो डिक्री होल्डर इज अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री और एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर हैज बीन पास्ड। अब फोर्थ डेफिनेशन है डिस्ट्रिक्ट की। सो डिस्ट्रिक्ट इज डिफाइंड एज अ लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुरिसडिक्शन। सो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उसकी लोकल लिमिट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। फिफ्थ डेफिनेशन इज अ फॉरेन कोर्ट। तो फॉरेन कोर्ट ऐसी कोर्ट होती है जो या तो आउटसाइड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश और कंटिन्यू नहीं करती हो। तो a foreign court is a court established outside of India or not established or continued by the central government. Now the next definition is of foreign judgment। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फॉरेन कोर्ट क्या होता है, तो जो भी जजमेंट फॉरेन कोर्ट की तरह पास की जाती है उसे हम फॉरेन जजमेंट बोलते हैं। तो फॉरेन जजमेंट इज अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ फॉरेन कोर्ट। Now the next definition is government pleader। So जो भी प्लीडर गवर्नमेंट की द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंटेड प्लीडर और एनी एक्टिंग अंडर हिज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट प्लीडर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ जज। तो जज जो होता है वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सिविल कोर्ट का और उसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है सीपीसी में। सो जज इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है जजमेंट। तो जजमेंट जो होती है वो एक फाइनल डिसीजन होता है जो कि कोर्ट पास करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। सो अ जजमेंट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर।
नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर जैसे कि हमने पहले ही देखा, डिग्री जो है वो किसी के फेवर में होती है और किसी के अगेंस्ट होती है। तो जिसके फेवर में होती है उसे हम डिग्री होल्डर बोलते हैं और जिसके अगेंस्ट दी जाती है उसे हम बोलते हैं जजमेंट डेटर। सो अ पर्सन against whom a decree or executable order is passed is called a judgment debtor. Now, the next definition is legal representative. So, legal representative जो ऐसी पार्टी जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, सच एज डिसीज पर्सन, उनको रिप्रेजेंट करने वालों को हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे. So, legal representative is a person representing the state of a deceased, including the one who intermeddles with the state. नाउ मीन प्रॉपर्टी, सो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. मान लीजिए एक पर्सन ए है जिसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें बी जो है वो रॉन्गफुल पोजीशन करके बैठा हुआ है. सो ए अब क्या करता है, ए कोर्ट के पास जाता है और सूट इंस्टीट्यूट करता है, बट ये केस सॉल्व होते होते 6 साल लग जाते हैं. तो ड्यूरिंग दिस टाइम बी जो है वो इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारी खेती करके बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता है. तो मीन प्रॉफिट जो होता है वो यही प्रॉफिट होगा. सो अ मीन प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट फ्रॉम अ रॉन्गफुल पोजीशन विद इंटरेस्ट. तो जो भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इस प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा, बट इट एक्सक्लूड द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पोजीशन. बट अगर बी इसमें कोई शेयर या कोई इम्प्रूवमेंट करता है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता. नेक्स्ट डेफिनेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी की. तो अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको मूव किया जा सकता है. बट सीपीसी बस ऐसे डिफाइन करता है कि इट शैल आल्सो इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप. सो क्रॉप जो होती है वो ऐसे प्लांट या ट्री होते हैं जिनसे हमें वेजिटेबल ट्रीज या ग्रेन या कुछ यूजफुल मिलता है. वैसे तो ये अटैच टू अर्थ होते हैं बट हम इनका यूज जो है वो हार्वेस्ट करके ही कर पाते हैं, इसीलिए इसको मूवेबल प्रॉपर्टी में भी ऐड किया गया, मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐड किया गया. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्डर. तो ऑर्डर जो है वो एक फॉर्मल एजुडिकेशन होता है जो कि फॉर्मल डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट होता है, दैट इज नॉट अ डिग्री. सो ऑर्डर इज आल्सो अ फॉर्मल एजुडिकेशन ऑफ कोर्ट बट इट इज नॉट अ डिग्री. तो ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है? डिग्री जो होती है वो राइट ऑफ पार्टीज को डिटरमाइन करती है, वेयर एज ऑर्डर जो होता है वो एक सिंपल कमांड होता है. जब कोई कोर्ट किसी पार्टी को कमांड देती है तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लीडर. तो प्लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में. तो अ पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इन कोर्ट. तो ऐसे पर्सन को हम लोग प्लीडर बोलेंगे. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिस्क्राइब. तो प्रिस्क्राइब को ऐसे डिफाइन किया गया है सीपीसी में कि प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर द कोड. तो जितने भी रूल इसके अंदर बनाए गए हैं उसके अंडर प्रिस्क्राइब किया जाने वाले को हम प्रिस्क्राइब बोलेंगे. Now the next definition is public officer. तो public officer को define किया गया है as per the various clauses in IPC and other laws including the judge, government and official. तो public officer की बहुत बड़ी definition provide की है CPC ने. इसमें पूरी list provide की गई है कि कौन कौन से person को public officer माना जाएगा. Now the next definition is rule. So ये section 218 कहता है कि rules include the rules in the first schedule or made under it. सो जितने भी रूल फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हैं और बनाए जाएंगे उसको हम लोग रूल बोलेंगे, ऐसा ये डेफिनेशन प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट डेफिनेशन है साइन. सो इट शैल आल्सो इंक्लूड द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अंडर द आईटी एक्ट 2000. सो ये डेफिनेशन बस इतना ही कहती है कि साइन के अंदर सिर्फ फिजिकल साइन ही नहीं, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी माना जाएगा. आई होप कि आज जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया हो. स्टिल आपके पास अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.